हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं रुपयों पैसों से जुड़ा हुआ अपना पॉडकास्ट लेकर। मशहूर अर्थशास्त्री शरद कोहली सर, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, लेखक हैं, उनके साथ आज का पॉडकास्ट हमने किया है। पार्ट 1 इसका आप देखने जा रहे हैं, जिसमें डिटेल में हमने चर्चा की है सोने और चांदी के ऊपर। ट्रंप का जो हालिया भाषण रहा है, जो उन्होंने अपने संसद में दिया है, उसके मायने क्या है तलाशने की हमने ये कोशिश की है, और उनकी बातों का विश्व में सोना चांदी बाजार के ऊपर असर क्या होगा ये भी हमने जानने की कोशिश की है। आखिर तक देखिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द में लेकर के आऊंगी। कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम जो लंबे पॉडकास्ट रहते हैं उनको छोटा करके यहाँ आपके सामने पेश करती है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और चलिए अब दिखाती हूँ आपको शरद कोहली सर के साथ पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि ट्रंप ने तो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, ट्रंप के ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन एक रिपोर्ट जिसने मुझे परेशान कर रखा है, मैं चाहती हूँ शुरुआत हम उसके साथ करें। माइकल विडमर हैं, उनकी रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2026 में चांदी 10 लाख हो सकती है। हालांकि उनकी तरफ से 3 अलग अलग जो जोन बताए गए हैं, उसमें जो उन्होंने सबसे मिनिमल भी बताया है, कंजर्वेटिव तरीके से भी चांदी अगर बढ़ेगी तो उनका कहना है कि 4,40,000 हो जाएगी इंडियन करेंसी में, मैं बता रही हूँ, या फिर 6.5 लाख या फिर 10 लाख। तो मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये क्या भरमाने वाली रिपोर्ट है, या ये आपको भी लगता है कि चांदी 2026 में 10 लाख पहुँचेगी? देखिए, मुझे भी इस रिपोर्ट के बारे में पता लगा। माइकल विडमर साहब के जो लोग चांदी के निवेशक हैं, उन्होंने कहा उनके मुंह में घी शक्कर, बल्कि घी शक्कर नहीं, उनके मुंह में पूरी हलवाई की दुकान। क्योंकि 10 लाख, आप सोचिए कि अभी 4,20,000 हुई थी, इतना हंगामा हुआ था। देखिए शालिनी, ऐसा है कि मुझे जो भी रिपोर्ट ऐसे कोई नंबर डालती है, मैं थोड़ा सा उससे दूर रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है और ख़बरों पर आधारित चलती है। ये सच है कि चांदी की शॉर्टेज है, ये माना मैंने, चांदी की शॉर्टेज है। चाइना में, यूके, लंदन बुलियन मार्केट में भी शॉर्टेज है। चाइना भी दबा के बैठा हुआ है। कुछ बड़े इन्वेस्टिंग हाउसेस हैं जिन्होंने ले रखी है, और जो जहाँ पर चांदी इस्तेमाल होती है डेटा इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, पहले हम बात कर चुके हैं और लोग अब काफ़ी सुन भी चुके होंगे। कुछ ने सीधा माइंस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जहाँ से निकाली जाती है उन्होंने सीधा वहाँ से कर लिया। तो कुछ तो चांदी मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ भी नहीं पाती, पर कुछ कॉमेक्स रखता है अपने पास, जो कमोडिटी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, कुछ वो बेचने वाली रखता है, कुछ रिजर्व में रखता है, नॉन बेचने वाली है, कुछ रिसाइकल होके आती है। कुल मिला के ये सच है कि चांदी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से चांदी की शॉर्टेज तो है, पर यह भी एक सच है शालिनी के चांदी का विकल्प भी ढूंढा जा रहा है। तो माइकल विडमर साहब ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बोला है। आपको पता होगा, पीछे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, वो सोने पर आई थी, इसी तरीके के सोना इस साल के आखिर तक 7 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स कई दफ़े, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कई दफ़े थोड़ी वेस्टेड भी होती हैं। अब आपने मान लीजिए बहुत सारी चांदी ली हुई है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं और आप अगर कोई ऐसी बात बोल देते हैं, तो उसका क्या असर होगा? यही होगा ना कि आप उसको लोग खरीदने लग जाएंगे आपकी बात सुन के, कि भाई शालिनी ने कहा कि ये तो इतनी हो जाएगी, तो मैं भी क्यों ना ले लूँ। तो अब अगर शालिनी ने वो चांदी लेके रखी हुई है, तो इसको फिर हम वेस्टेड इंटरेस्ट करेंगे। क्षमा करें, आपकी तरफ इशारा नहीं है मेरा, मैं माइकल विडमर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्राइस प्रेडिक्शन करना, भले ही पहुँच भी जाए, उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे निवेशक जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। और जब पहले इस प्रकार की पॉडकास्ट आती थी और इस प्रकार की घोषणाएं आती थी, वो थंबनेल्स पे लिखा हुआ सोना इतने लाख, चांदी इतने लाख, पीछे ब्रिक्स रखी, वो जो सब चलता था पीछे, अभी भी चल रहा है। हाँ। बहुत सारे लोगों ने शालिनी उनको देख देख कर, और किसी ने कहा कि जब इतनी ज़्यादा चर्चा होती है किसी चीज़ की, तो लाजमी बात है आपका मन उस तरफ, अंग्रेजी में शब्द होता है स्वे, आपका मन उस टाइम स्वे कर जाता है। कहा जाता है कि अगर झूठी बात को भी बार बार बोला जाए तो सच लगने लगती है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि झूठी बात है, पर जब आप इस प्रकार के डालते हैं तो लोगों ने क्या किया, अपनी एफडी तोड़वा दी। मुझे 2-3 लोग मिले जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। आप इस समय नोएडा में बेचिए, 1-2 की तो यहीं प्रॉपर्टी थी नोएडा में, किसी की गुरुग्राम में थी, किसी की जयपुर में थी, किसी की बेंगलोर में थी। मेरे कमेंट में भी किसी ने लिखा कि मैं अपनी पूरी एफडी तोड़ के और पैसा चांदी में लगा चुका हूं। एफडी मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ। और किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला। तो इस प्रकार का मुझे लगता है रैश डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 29 जनवरी को जो हुआ
जब $120 चांदी पहुंच गई थी और वहाँ से गिर के एक समय पे $70 से नीचे आ गई, लगभग आधी पहुंचने लगी थी। तो इस प्रकार के झटके जब लगते हैं और खासकर आपने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई होती है तो वो आपको बहुत बड़ा सदमा पहुंचाती है। आज भी लोग जिन्होंने चांदी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ शालिनी, जिन्होंने 4 लाख से ऊपर खरीदी हुई थी चांदी। आप सोचिए उनकी इस समय 2 लाख, आज जब हम बात कर रहे हैं शायद आपका वीडियो एक आध दिन में चला जाएगा, 2,60,000 के आसपास है। बहुत फ़र्क है। और सोचिए किसी ने अपनी सारी एफडी तोड़वा के अगर लगा दी होगी, उसका क्या हाल होता होगा। दिन में 3 बार तो वो रेट देखता है कि ये सुबह शाम उठ के वो रेट बार बार देखता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो उससे क्या होता है, आपको एंजाइटी बनती है। तो मैं माइकल विडमर साहब की काबिलियत पर प्रश्न नहीं उठाता। और जैसा कि मैंने कहा, चांदी के निवेशकों के लिए मैंने तो पहले कहा, उनके मुंह में हलवाई की दुकान, घी शक्कर क्यों। पर मुझे फिर भी लगता है ऐसा कि कोई कीमत करके प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। मैं उन एनालिस्ट में से हूँ शालिनी, जिन्होंने आज तक, मैंने ना जाने सैकड़ों के हिसाब से पॉडकास्ट और इंटरेक्शंस मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, पर मैंने कभी भी एक कीमत नहीं रखी कि इतने टाइम तक ये इतना पहुंच जाएगा, इतने टाइम में इतना पहुंच जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता। इसकी बजाय आप अगर ये कर सकते हैं कि आप उन फैक्टर्स को अगर ट्रैक करें जो फैक्टर्स चांदी और सोने को ऊपर नीचे ले जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। तो मुझे लग रहा है चांदी के हक में सब चीज़ें हैं इस टाइम, माना मैंने। अब मैं माइकल विडमर साहब के साथ भी आता हूँ और उससे अपनी राय जो कैसे फ़र्क है वो बताता हूँ। सब चीज़ें ठीक है, कमोडिटी डिमांड बनी हुई है, ETFs में पैसा अभी भी आ रहा है, उतना नहीं आ रहा पर अभी भी आ रहा है, यानी कि निवेशकों की डिमांड बनी हुई है। बर्तन बन रहे हैं, चांदी की पायल बन रही है, चांदी की ज्वेलरी बन रही है, AI डेटा इक्विपमेंट भर भर के तैयार किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, मान लिया ये बात, सोलर सेल्स उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो माना इनकी डिमांड बढ़ रही है। पर जैसे जैसे चांदी, अब जो माइकल विडनर साहब ने अगर कहा कि 10 लाख हो जाएगी, 10 लाख का मतलब हुआ लगभग $310 हो गया अगर मैं आउंस में बात करूं कॉमेक्स में। तो $300 अगर चांदी मिलने लगेगी तो जिन चीज़ों में चांदी लग रही है शालिनी, आपको लगता नहीं उनकी कीमत बढ़ जाएगी? ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आगे सस्ती होनी चाहिए। सोलर सेल्स आप चाहेंगे कि सस्ती हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप चाहेंगे कि सस्ती हो, और जितनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लग रही है वो आगे सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते। तो मुझे लगता है कि उनकी जब इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो जो लोग चांदी पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसका विकल्प ढूंढा जाए, भैया ये तो मिलनी मुश्किल हो रही है, तो चांदी सोना बनती जा रही है, तो जिस दिन उनको विकल्प मिल गया तो जो 55% पूरी चांदी की डिमांड इन चीज़ों में आती है वो तो खत्म हो जाएगी। तो विडमर साहब ने इस साल का कहा है, मुझे लग रहा है उनको नहीं लग रहा होगा कि इसी साल के अंदर कोई इसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा, पर मुझे लगता है वो इतनी जल्दी छा भी जाएगा दुनिया में अगर चांदी का विकल्प आ भी गया। देखिए एक दफ़े क्या होता है शालिनी, पहले भी हम ये बात आपके पॉडकास्ट में कर चुके हैं कि इन कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो बहुत सारी स्पेकुलेटिव भी हैं, सट्टेबाजी इसमें बहुत है। और सट्टेबाजी में एक गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, वो ये है कि हल्की सी भी खबर आई और एकदम से बस आपने बेचना खरीदना शुरू कर दिया। तो अगर ये खबर भी आ गई कि विकल्प मिल गया है तो जितनी सट्टेबाज तो फटाफट पहले बेच के निकल जाएंगे। कोई तो अपने घर की पायल तो बाद में बेचेगा, ठीक बात, पहले सट्टे। और जैसे ही ये जो 29 जनवरी को हुआ, ये सट्टेबाजों ने भर कर अपना बेचा, पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करी, क्योंकि उस टाइम मार्जिन्स भी बढ़ा दिए गए थे इन कमोडिटी एक्सचेंजेस में। तो सट्टेबाजों का जो चाल है वो जो निवेशक है फिजिकल फॉर्म में उनको प्रभावित कर जाती है। वो तो अपना बेच बाज के प्रॉफिट लॉस बुक करके एक तरफ मातम मनाते हैं, पार्टी करते हैं, वो अलग बात है। पर जिस बेचारे के पास रखी हुई है, जिसने ETF में निवेश किया हुआ है लंबे वक्त के लिए, 1-2 साल के लिए, जिसके पास चांदी के बर्तन रखे हैं, जो भी किया है, तो मुझे लगता है उसकी मेंटल हालत, क्योंकि मैंने आपको सच बात बता रहा हूँ शालिनी, 29 जनवरी के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सोने चांदी के लिए डिप्रेशन की फीलिंग्स आते हुए देखी, और ये अच्छी बात नहीं है। सोना चांदी तो चमक की चीज़ है, सोना चांदी सजावट की चीज़ है, सोना चांदी रखने की चीज़ है, दिव्य धातु है, वगैरह वगैरह। तो इसको लेके अगर आपके मन में एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं। तो विडमर साहब की बात अगर सोच के किसी ने ले लिया कि मुझे तो साल के आखिर में 1 किलो चांदी के 10 लाख करने हैं, अभी अगर वो 2.5 लाख, 2.25-3 लाख पे मिल रही है और नहीं हुआ, मान लीजिए गिर गई या कुछ हो गया, तो मुझे लगता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो अभी बुलिश बने हुए हैं, जब तक ये विकल्प निकल कर नहीं आता।
तब तक चांदी ऊपर जाएगी। आपने लेकिन कहा कि खबरों के ऊपर ये मार्केट चलता है, और उन्हीं खबरों में से एक और खबर है जो मुझे लगता है विडमर साहब की ये जो रिपोर्ट है उसका समर्थन करती हुई है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा ये हमें समझाएं भी। मेरे जब देखा, चेक किया तो ये पाया कि वॉशिंगटन एक ऐसे प्राइस फ्लोर फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है कि कैसे चांदी का एक बेस प्राइस तय कर दिया जाए और उससे नीचे चांदी अब जाए ना। और फिर ये रिपोर्ट कहती है कि बीते ज़माने की बात हो गई है जब कभी चांदी सस्ती थी, अब भूल जाओ कि चांदी कभी सस्ती होगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या होता है, ये मतलब कैसे फ्रेमवर्क, मतलब एक तरह से ये समझिए कि उन्होंने ये कहा कि एक बेस प्राइस मान लीजिए $80 या $85, $90 ये फिक्स कर दी जाए। हाँ। इससे नीचे चांदी मिलेगी ही नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको एक प्राइस बेस फिक्स कर दी। जैसे मैं इसका उदाहरण अगर आप समझना चाहें तो ऑक्शन होती है ना कहीं पर, जैसे नीलामी होती है किसी चीज़ की। हाँ। तो उसमें एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का मतलब है कि जो लोग बोली लगाते हैं, और बाय द वे इसकी भी बोली लगती है, इसकी बिडिंग की जाती है सोने चांदी की जो प्राइस हो, इसको हम मार्केट मेकिंग कहते हैं। एक जो बहुत लोगों ने ये तो कभी पूछा ही नहीं कि सोने चांदी की कीमत डिमांड सप्लाई पे यही बात करते रहे। आप भी कितने एक्सपर्ट से बात करते हैं, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो आज हम अगर सोना 1,60,000 पर है या चांदी 2,70,000 पर है, तो ये कौन फिक्स करता है कि 2,70,000? डिमांड सप्लाई ठीक है, पर डिमांड सप्लाई के पीछे क्या चीज़ चलती है उसको हम बोलते हैं मार्केट मेकिंग। तो मार्केट मेकिंग शालिनी क्या होता है? मार्केट मेकिंग वो लोग करते हैं जो इसके बड़े प्लेयर्स हैं। JP मॉर्गन है, इन्वेस्टमेंट हाउसेस है बहुत, मॉर्गन स्टैनली है, कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेस और कुछ सरकारों के पास सबसे बड़े भंडार हैं। तो नेचुरली किसी के पास जो चीज़ ज़्यादा होगी तो वो कीमत तय करने की पोजीशन में होता है ना। वो लोग क्या करते हैं, जब कोई लेने आता है तो उसकी बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है एक तरह से। तो जहाँ पर आके वो दोनों मिल जाते हैं तो उसमें एक रिजर्व प्राइस फिक्स कर दी जाए कि इससे नीचे की आप बोली लगा ही नहीं सकते। ये इसका अर्थ है कि हम एक प्राइस फिक्स कर देंगे, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर की आप जितनी मर्जी लगाइए। हाँ। तो ये अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को चांदी गिरती है तो उससे नीचे नहीं जाएगी, वो फिर प्राइस एक तरह से बेस बन जाएगा। जैसे जब बोली लगाई जाती है, मान लीजिए किसी को कोई मकान बेचना है, ऑक्शन होती है ना, कभी बैंक में आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देता है। हाँ। मान लीजिए उसने कहा कि भाई 1 करोड़ कम से कम इस मकान की बेस प्राइस है। तो जो भी बोली लगाएगा शालिनी, वो बोली 1,10,00,000 ऐसे बोली लगती है, 1,10,00,000, 1,20,00,000, 1,30,00,000, 1.5 करोड़, 2 करोड़, पर उसमें 1 करोड़ से नीचे नहीं लगा सकते आप। उसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस। ठीक यही है कि एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए कि उसमें बेस प्राइस फिक्स कर दी जाए कि इससे नीचे अब चांदी नहीं बिकेगी। तो ये अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि ऊपर तो जाएगी पर एक लेवल के बाद नीचे नहीं जाएगी, ऐसा वो चाह रहे हैं। और ये वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये इसके पीछे की कहानी भी आपको बता दूं, क्योंकि उनके पास चांदी का भंडार बहुत है। वो नहीं चाहते कि उनके चांदी का भंडार किसी दिन $30 पे बिकने लग जाए। तो वो चाहते हैं कि एक बेस पाए कि हमारा कम से कम इतना तो रहे। और आपको सच बात बताऊं तो अमेरिका की, क्योंकि आप खबर अमेरिका की बता रहे हैं, अमेरिका की शालिनी हालत इस समय अच्छी नहीं है। $175 बिलियन के इन्होंने टैरिफ अभी तक इकट्ठे किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आ रही है सवाल कि इसको क्या रिफंड किया जाएगा। हाँ। क्योंकि ये टैरिफ क्या वापस किए जाएंगे, क्योंकि ये तो एब इनिशियो एक टर्म होता है लैटिन में, उसका मतलब होता है कि शुरू से ही ख़त्म हो गए। तो अब वापस ट्रम्प साहब आपको पता है कैसे हैं, आसानी से तो वापस देने नहीं वाले हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर उन्होंने रिफंड नहीं किया तो क्या अमेरिका की जितनी स्टेट्स हैं 50 की 50, क्या उसमें लॉ सूट्स फाइल करेंगी ये इंपोर्टिंग कंपनीज। टैरिफ किस पर लगे थे? टैरिफ लगे थे जो लोग सामान मंगाते थे। हाँ। इसमें इंपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस थे, इंपोर्ट कंपनीज थी जो मंगाती हैं, कुछ डायरेक्ट भी मंगाते थे, कुछ ब्रांड सीधा माल मंगाते थे। तो अब क्या उनको इस टैरिफ का रिफंड लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा या अपने आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि हम रिफंड कर दीजिए इसको। ऑर्डर 170 पेज का ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का आया, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वापस कर दीजिए। अब इसकी वापस करने की प्रक्रिया, तो ट्रम्प साहब पैसे को लेके बहुत पॉजेसिव हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, सोना है, चांदी है, कम से कम ये अपनी जगह बने रहे, ऐसा ना हो कल के इनकी वैल्यू नीचे गिर जाए। तो इसलिए वो ऐसी फ्रेमवर्क बनाने का प्रपोजल रखा गया है। कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो समय बताएगा। बाकी हाँ, अगर कॉमेक्स और अमेरिका जैसी देश अगर बनाता है तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये।
बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म सिल्वर करेगा और हमें आउट परफॉर्म करती हुई सिल्वर ही दिखाई देगी। और ऐसे में मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का दिमाग इस ओर है कि फिर क्या किया जाए, पैसा क्या सिल्वर में ही लगाया जाए, क्योंकि पैसा तो मेरे पास सीमित है ना, 10 रुपया इधर लगाऊं कम रिटर्न मिले, इधर लगाऊं ज़्यादा रिटर्न मिले। आपकी क्या राय है, आप भी ऐसा मान रहे हैं? मुझे लगता है कि सिल्वर चंचल है, सिल्वर वॉलेटाइल है। बहुत ज़्यादा पैसा सिल्वर को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप सोने पर, मैं ज़्यादा सॉलिड हूँ, सोने पर मुझे ज़्यादा यकीन है। आप देखें जब गिरा भी तो सोना कम गिरा, चांदी ज़्यादा गिरी। और सोना आज भी जब हम बात कर रहे हैं, शायद आपका वीडियो एक आध दिन में लाइव होगा, आज भी $5200 के आसपास उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घूम रहा है। हाँ। पर चांदी में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। तो इसलिए अगर वो विकल्प, फिर इसका जवाब वहीं पर है, अगर वो विकल्प चांदी का नहीं निकल के आया तो जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि चांदी आउट परफॉर्म कर जाएगी, क्योंकि डिमांड बनी रहेगी। 55% चांदी तो इन चीज़ों में फिट होती जाएगी और वो कभी वापस भी नहीं आएगी, वो तो ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो और बाकी की कुछ निवेश में चली जाएगी, कुछ बर्तन बनाने में जो बाकी के चांदी के यूजेस होते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है अगर विकल्प नहीं मिला तो जो आप कह रही हैं सही है, पर अगर विकल्प मिल गया तो ये बात गलत भी हो सकती है। हम जब बात कर रहे हैं तो गोल्ड इस समय 5200 के लेवल पे है और बहुत से एक्सपर्ट ये मान रहे हैं, मुझे लगता है नाम लेना तो अब बेमानी ही हो जाएगा। अनगिनत रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि 6000 तो क्रॉस करेगा ही गोल्ड। जी, आपको भी ऐसा लगता है 6200, 500? सोने का मुझे ऐसा नज़र आता है। नंबर्स मैं नहीं बोलूँगा, पर क्योंकि सोने की जो हम लोग इन्वेस्टमेंट की भाषा में, स्टॉक मार्केट की भाषा में, आप तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से भी मिलती रहती हैं, हम लोग उसको बोलते हैं अंडरटोन, कि नीचे की जो टोन है वो कैसी है। तो जब तक दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में जो खजाना रखा है सोने का, जो उन्होंने ख़रीदा है, जब तक वो बेचना नहीं शुरू करते तब तक ये ऊपर जाता जाएगा। और ऊपर जाता जाएगा का मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म में। अब ये मत सोचे कि 15 दिन में भैया उसने तो कहा था ऊपर जाएगा, ये तो नीचे आ गया। मुझे लगता है ये कमेंट थोड़ा सा इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, और मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात, मैं आपको ये नहीं कहूँगा शालिनी आज हम फरवरी में हैं तो मार्च में सोना कितना हो जाएगा। मैं जो बात करूँगा वो 2 से 5 साल का हॉराइजन रखूँगा। तो उस हॉराइजन को अगर हम लेके चलें तो सोने की अंडरटोन बुलिश है। कोई कारण अभी नज़र नहीं आ रहा। और मैं अगर थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो जब तक ट्रंप साहब हैं 2028 तक, हाँ। 28 तक, हाँ। ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहेंगे। और क्योंकि यहाँ ट्रंप साहब का जिक्र आया है और सोने का जिक्र आया है, तो उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया। अमेरिकी कांग्रेस में एक रिवाज होता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले, क्योंकि वहाँ इस साल है, तो वहाँ के राष्ट्रपति आके संसद को एड्रेस करते हैं, पूरे सदन को, जिसमें विपक्ष भी बैठता है, पक्ष भी बैठता है। उनको बताना होता है कि आज हमारे देश की क्या हालत है। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, यानी कि आज हमारे देश की हालत क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एड्रेस है और अपनी हिस्ट्री में सबसे लंबा एड्रेस था। उन्होंने जो बातें वहाँ बोली, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जो बातें कर रहे थे, अब तो मुझे, पहले तो मुझे फिर भी कहीं आशंका थी कि शायद ट्रंप साहब कुछ ऐसा हो जाएंगे जिससे शायद सोना चांदी बढ़ना बंद हो जाएगा। पर आज सुनने के बाद मुझे लगा कि ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो देश, मैं उनकी आवाज़ भी निकाल लेता हूँ और मैं उस टोन में बोलता हूँ, पर मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो देश मेरे साथ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सुनकर अगर वो सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ टैरिफ का गेम खेल सकते हैं वो हमारे साथ, तो इस बात को भूल जाएं। मैं उनसे पहले से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा। अगर किसी देश ने ये हरकत करने की कोशिश करी तो मैं सोच रहा था कि भारत का लेते हैं, जैसे उदाहरण हम अपने ही देश की बात करें, 18% आपको पता है इंटरिम फ्रेमवर्क के अंदर लग गया है। हालांकि अभी कन्फ्यूजन है, और इतना ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है कि अमेरिका में ट्रेड डिपार्टमेंट ने आज 10% टैरिफ की घोषणा कर दी, क्योंकि 24 तारीख से शुरू था, आज 25 हो गई। हम दिन रात का फ़र्क लें, 2 दिन पहले से 10% लगा दिया, जबकि ट्रंप साहब ने ट्वीट करके दोबारा 15% किया था, पर जो नोटिफिकेशन आया है वो 10% का है। तो मुझे लग रहा है अपने अंदर ही उनके लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो सेक्शन 122 है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये टैरिफ लगाया है, उस 15% तक की इजाज़त देता है। 150 दिन के अंदर आपको कांग्रेस की अप्रूवल लेनी होती है और उसमें होता है। तो उन्होंने अभी, वो कह रहे हैं कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है, पर उसमें सेक्शन 122 में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए। यही तो आपको एग्जैक्टली जो आपने बात कही, मैं यही कहने जा रहा था। हाँ। कि वो जो बातें बोलते हैं और वो जिस तरीके से बोलते हैं और जिस तरीके से फाइनली वो करते हैं,
बात तो ट्रम्प साहब की नहीं ना, सोने चांदी की हो रही है। तो ये सब चीज़ें, ये ऐसा ही खिचड़ी, ऐसा ही कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि सोने चांदी की कीमतों को अभी ऊपर लेकर जाएगा। जब तक ट्रम्प साहब हैं, सोने चांदी वाले सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू सेलिब्रेट। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको 2 से 5 साल तक सोने के साथ सोना है। दिन में 3 बार रेट नहीं चेक करने हैं। ये बहुत, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ दिन में 3 बार। उसी से डिप्रेशन आ रहा है, उसी से एंजाइटी हो रही है। मत देखिए रेट बार। आपने जब लंबे वक्त के लिए लिया था तो दिन में 3 बार रेट देख के आप क्या कर लेंगे? ठीक बात। जिस एक्सपर्ट को सुन के, जिस वीडियो को देख के, जिस एनालिसिस पर, जिस रिसर्च पर, जिस मेहनत से आपने इसको उस टाइम खरीदा था, तो वो तो आपने तो लिया था 2 साल, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, और आप दिन में 3 बार रेट देखना शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है उसी से सारी गड़बड़ हुई। सो जाइए सोने के साथ। बिल्कुल ये सही लाइन है, सोने के साथ सोना होगा। हाँ, उसमें 2 फायदे हैं। हाँ। एक तो सोते हैं आप 7-8 घंटे के लिए सोते हैं। हाँ। तो 7-8 घंटे मतलब लंबे टाइम के लिए सोते हैं, तो एक तो लंबी वक्त का सिंबॉलिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, सोते टाइम आप उठ के रात को फ़ोन तो नहीं चेक करते ना। कुछ लोग करते हैं पर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। हाँ। तो उतने टाइम के लिए फ़ोन भी नहीं चेक करते हैं, तो इसलिए सोने के साथ सो जाना है। मैं गोल्ड और सिल्वर पे आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे लगता है, क्योंकि ट्रम्प साहब की बात चली है, तो ये जो सोलर के ऊपर 126% उन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाया है, इसका सिर्फ उस सेक्टर पर ही असर रहने वाला है या कुछ और भी आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी स्पीच में 2 बातें बोली। उन्होंने ये कहा कि जो कंट्रीज़ मेरे साथ गेम खेल रही हैं, अब सब देशों में सुना जा रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल शायद ही कोई देश होगा जो नहीं सुने, खासकर उनके राष्ट्र अध्यक्ष तो जरूर सुनेंगे। और सब ये सोच रहे होंगे कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोल रहे, क्योंकि सब खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। और हुआ क्या कि भारत ने एक डेलीगेशन भेजना था मार्च में उस डील को फाइनल साइन करने। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो लाजमी बात है, 10% जब लगाया तो लाजमी बात है कि हम डेलीगेशन किस लिए भेजें। ये तो आप सेक्शन 122 के अंतर्गत अब लगाने वाले हैं, तो वो तो सारे ही दुनिया पे लगने वाला है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो वो डेलीगेशन कैंसिल कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो उन्होंने भी होल्ड कर दिया। तो ये इशारा मुझे लगता है उनका उन देशों की तरफ था जिन देशों ने डील आगे साइन होनी थी और उन्होंने होल्ड पे रख दिया। तो उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, पर मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे शायद वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हों, और यहीं से कहीं निकल के आया होगा 126% सोलर पैनल्स पे उनको ये और 126% सोलर पैनल्स पे लगाया, सोलर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ये कह के कि आप इसमें सब्सिडी देते हैं। अरे भाई, हम सब्सिडी देते हैं तो हम अपने यहाँ जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं उनको सब्सिडी दे रहे हैं। वो हम अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है जिसमें आप छत पे लगा सकते हैं, आपको पता होगा। हाँ। 25 लाख के करीब लोग लगा भी चुके हैं, उसमें 40% के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाती है। आप छत पर लगाएं और आप सप्लाई भी कर सकते हैं अपने यहाँ भी, आपको पता होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो। अब हम अपने यहाँ जो कर रहे हैं, आपको मतलब ये लगता है कि हम अपने यहाँ सब्सिडी देते हैं तो हम उस पर यहाँ जो, क्योंकि आप सब्सिडी देते हैं इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिला के ये हरकतें ये सोने चांदी को हवा देंगी। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सब लोगों को, आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, आपको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं, उन सबको मैं सलाह देना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब की उस स्पीच को, क्या उनका स्टाइल है, वो इधर मुंह करके, उधर मुंह करके, ऊपर मुंह करके, नीचे मुंह करके, मुंह टेढ़ा करके, ऐसे करके, वैसे करके, जो उन्होंने बातें करी हैं उसको आप हिंदी अनुवाद, अगर हिंदी कंफर्टेबल है आप हिंदी में सुनिए, अंग्रेज़ी में आप सुनना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में तो बोली गई है, उसको आप सुनिए। और जो संसद में जो कुछ हुआ 1.25 घंटे, मैंने, आप मानेंगे नहीं, 1 सेकंड का भी वो मिस नहीं किया, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और उसमें जियो इकोनॉमिक्स तो छुपी हुई थी। ट्रम्प साहब हो और जियो इकोनॉमिक की बात ना हो, टैरिफ की बात ना, ये तो हो ही नहीं सकता था। वहाँ ईरान की बातें आई, अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 250 साल अमेरिका पूरा करने वाला है। 4 जुलाई 2026 को आज़ादी के 250 साल अमेरिका के पूरे हो जाएंगे। 1766 में शायद अमेरिका आज़ाद हुआ था, 1776 में, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो 250 साल उनके पूरे हो जाए, उसका जिक्र आया, उनकी पत्नी का जिक्र आया, उपराष्ट्रपति की पत्नी का उन्होंने एड्रेस किया। कभी वो किसी को बुलाते, कभी ईरान की बात करते, और पहले से बोल दिया ये आज की स्पीच, दिस इज़ गोना बी द लॉन्गेस्ट स्पीच, एक बहुत ही सबसे लंबी स्पीच हो। वाकई में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 घंटे शायद स्पीच। बल्कि मैं अब सुबह मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करता हूँ, शालिनी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, जो आज मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे टाइम के हिसाब से वो 7:30 बजे के करीब उन्होंने शुरू किया और शायद 9:15 बजे तक खड़ा, तो वही टाइम होता है मैंने जो कुछ करना था। आज मैंने कुछ नहीं किया, आई थॉट इट वाज वर्थ मिसिंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता है सब लोगों को वो स्पीच, खासकर अगर आप सोने चांदी में रुचि रखते हैं,
तो आपको वो स्पीच सुननी चाहिए, और मैं जो बात कह रहा हूँ तब आपको उस पर यकीन आएगा। बीच बीच में तो कुछ अंश सोने चांदी से संबंधित नहीं भी हैं, वो छोड़ दीजिए, पर ब्रॉडली आपको स्पीच जो उन्होंने धमकियाँ दी, और सबसे मज़ेदार तो था उनकी संसद कैसे चलती है, और ये सबसे मज़ेदार था। एक हम अपनी संसद को देखते हैं, वहाँ की संसद देखी तो बड़ा मज़ा आया देख के कि कैसे ये संसद चलती है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यू शुड लिसन टू दैट। मैं तो सुनने जा ही रही हूँ सर, क्योंकि आपने रेकमेंड भी किया है, आपको भी सुनना है। अगर आपने भी प्लान किया है सुनने का तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। एंड आई एम श्योर सर, क्योंकि आपने बताया है तो हम में से बहुत से लोग वो सुनने जा भी रहे हैं। और उसमें खाली इसलिए नहीं कि आप सोने चांदी के लिए, आपका एंटरटेनमेंट भी बहुत होगा, मतलब इट विल बी वेरी अम्यूजिंग। एक चीज़ उन्होंने और बोली अपनी इस स्पीच में, जो वो पहले भी बोल चुके हैं, जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये मालूम चला। वो ये कह रहे हैं कि इन फ्यूचर प्लान उनका ये कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं ना वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर, तो अमेरिका को इस टैरिफ से ही जो पैसा मिलेगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स के साथ। मतलब अब किसी भी अमेरिकन को इनकम टैक्स देने की फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि टैरिफ का पैसा ही अपने आप में काफ़ी होगा। मैंने ढूंढा तो ये पाया कि ये बात तो ट्रम्प साहब पहले बोल चुके हैं और अभी तक तो लागू कर नहीं पाए। भविष्य में हो सकती है। दिल बहलाने को गालिब, ख्याल अच्छा है। IRS वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस बोला जाता है वहाँ पर। और जो IRS जो पैसा कलेक्ट करता है, अगर आप उन नंबर्स को सर्च करेंगे, मुझे नहीं लगता ये संभव है। क्योंकि पहली बात 2-3 वजह से, पहली बात तो कि टैरिफ कितना आप कलेक्ट, अभी तो पहले आपने जो $175 बिलियन कलेक्ट किया है, अभी तो उसके लाले पड़े हुए हैं, वो तो वापस देना पड़ सकता है अगर कोर्ट की रूलिंग आ गई या केस फाइल हो गए। दूसरी बात शालिनी, सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, बहुत बेसिक बात मैं बताने जा रहा हूँ। हम टैरिफ की बात इतने 2 अप्रैल से कर रहे हैं। टैरिफ क्या है? टैरिफ है एक देश से दूसरे देश में जो सामान जाता है, हम लोग उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वहाँ उसको टैरिफ बोला जाता है। हाँ। मुझे आप ये बताइए कि कोई देश किसी दूसरे देश से सामान कब मंगवाता है? अगर उसके देश में उस सामान की ज़रूरत है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो देश उससे सस्ता बनाता है तो। तीसरी भी जोड़ देता हूँ, अगर क्वालिटी बेटर बनाता है तो। 3 ही बात होती है। पहली बात, मेरे यहाँ ज़रूरत है। दूसरा, आपके यहाँ सस्ता मिलता है। तीसरा, आपके यहाँ क्वालिटी बेटर मिलती है। 3 रीज़न से, और तब इस चीज़ की डिमांड बनती है। तो जो 2 देशों के इस सारे टैरिफ प्रोग्राम में ट्रंप साहब एक चीज़ भूल गए कि 2 देशों के बीच में, जिसको हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड, ये कैसे बनता है? ये दशक लग जाते हैं बनने में। आज अगर भारत और अमेरिका का $130 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड बना था, इसको सालों लग गए थे, दशक के दशक लग गए, तब जाके यहाँ पहुँचा था कि भाई 80-85 बिलियन डॉलर हम उनको एक्सपोर्ट करते थे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले टैरिफ से पहले की बात, और 40-45 बिलियन डॉलर हम उनसे इंपोर्ट करते थे। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ज़बरदस्ती भी आप किसी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं? नेवर। तो कोशिश तो यही की जा रही है, आप इतना हमसे लेंगे, आप उससे नहीं लेंगे। उससे नहीं लेंगे तो चलिए फिर भी ठीक है। हाँ। पर हमसे इतना लेंगे, अरे भाई मेरे यहाँ ज़रूरत होगी तो मैं लूँगा ना। हाँ। मुझे अगर पशुओं का चारा चाहिए, नहीं चाहिए मुझे चारा, आप हमसे घी बटर लीजिए, अरे हमें नहीं चाहिए बटर, भाई हमारे यहाँ बटर बहुत है। तो आप किसी के ऊपर ट्रेड को फोर्स नहीं कर सकते। जो आपने अब जो बात मैंने क्यों करी, क्योंकि टैरिफ की कलेक्शन डिपेंड करती है कि अमेरिका कितनी चीज़ें लेना चाहता है, वहाँ पर ज़रूरत है। चलिए मान लिया मैंने ज़रूरत भी है, तो जब आप टैरिफ ठोकते जाएंगे दूसरों के ऊपर, क्षमा करें मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस सामान की कीमत अमेरिकन के हाथ में बढ़ती जाएगी। और आपको एक और बात बताऊं राज की, जो कि मैं बहुत रिजर्व वे में बोलता हूं, अमेरिकन इकॉनमी के जो नंबर्स आए हैं, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 4.4% पे GDP उनकी ग्रो करी थी। अक्टूबर से दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं, केवल 1.4% है। और आप वो जो स्पीच मैंने सुबह यूनियन एड्रेस सुनने को कहा, जरा उसको सुनिएगा, उसमें वो क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं अमेरिका। वो कह रहे हैं मेरे कार्यकाल में सबसे बढ़िया चल रहा है। 1.4% सिर्फ GDP ग्रोथ। और शालिनी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक एनालिस्ट हूँ, मैं ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करता हूँ, मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है कि अमेरिका इस समय रिसेशन में है। उन्होंने बार बार बात करी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रहा है, पर मैंने जब वॉल स्ट्रीट की एनालिसिस करी, मुझे ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट पे कोई एक लॉबी है जो उसको पंप कर रही है। पंप करना होता है ना, आप उसको किसी चीज़ को आर्टिफिशियली फुलाते हैं, इसको गिरने मत दो, गिरने। क्योंकि अमेरिका में हमारे जैसे नहीं है कि यहाँ तो स्टॉक मार्केट में गिने 20-25 करोड़ हमारे डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें से एक्टिव डीमैट अकाउंट्स इंडिया में शालिनी मुश्किल से 8-10 करोड़ होंगे। यानी कि 140 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ मात्र 4-5% लोग एक्टिवली, उससे भी कम है, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको,
स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लगभग 40-50% लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं और उसमें निवेश करते हैं। अब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप स्टॉक मार्केट को बल्ले बल्ले होने देते हैं तो उससे आम जनता या ज़्यादातर जनता प्रसन्न हो जाती है। हाँ। कि हमारी मार्केट बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको रिटर्न आना लग जाता है। तो मुझे वहाँ के आंकड़ों पर व्यक्तिगत तौर पर यकीन नहीं है, चाहे वो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों, चाहे वो शेयर मार्केट के आंकड़े। तो ये शेयर मार्केट डाउ है, S&P, नैस्डैक, वहाँ के 3 मुख्य इंडाइसेस हैं। हाँ। ये जो हैं वो तो वो वहाँ पर क्लोज होती है, पर वो क्यों बढ़ रही हैं इतना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं एज एन इकोनॉमिस्ट लगाना चाहता हूँ कि वो इतना क्यों बढ़ रही हैं। क्योंकि उसकी जो कारण है, जो बेस है जिस वजह से बढ़नी चाहिए, वो मुझे उससे रिकंसाइल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो टैरिफ पे वापस आते हैं, जो बात चल रही थी। तो टैरिफ को आप जब लोगों से कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो किस एक्सटेंट तक कलेक्ट करेंगे? आप तो कह रहे हैं इनकम टैक्स हटा के मैं टैरिफ इतना आ जाएगा कि आपको कल को इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है इलेक्टोरेट को खुश करने की बात है। नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है। अमेरिकन्स अपने टैक्स को लेके बहुत सेंस, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो 140 करोड़ जनता में से 2.5-3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। रिटर्नें फाइल होती हैं 8-9 करोड़, पर असल में टैक्स 2.5-3 करोड़ देते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग टैक्स देते हैं। तो जैसे ही आप ऐसी कोई पॉपुलिस्ट बात करते हैं कि टैरिफ्स, जिससे कि लोग टैरिफ को सपोर्ट करें कि भाई कल को हमारा, पर आप एक बात तो सोचिए ना, आप इनकम टैक्स तो नहीं देंगे, पर जब मैं ग्रोसरी खरीदने जाऊंगा, बटर लेने जाऊंगा, सब्जी लेने जाऊंगा, कार खरीदूंगा, रेंट दूंगा, इंश्योरेंस, तो सब चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता, आप ही की सरकार ने की हाँ, है। तो ऐसा नहीं लगता कान इधर से नहीं पकड़े उधर से पकड़ लिए। तो मुझे लगता है कि तभी तो मैंने कहा कि लोगों को वो स्पीच सुननी चाहिए और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता लगेगी। कुछ तो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी देश के, संसद में बोल रहे हैं, तो आई एम श्योर वॉट एवर ही स्पीकिंग रिस्पॉन्सिबली। पर उसमें कुछ मुझे इलेक्शन का टोन सुनाई दिया। जैसे इलेक्शन की वो रैली नहीं होती है जो वहाँ पर नेता लोग खड़े होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। हाँ। ये कर देंगे तो चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे आपके हाँ। लिए, ये कर देंगे। तो कुछ मुझे वैसा लगा। वो रैली जैसा भी था, एक घबराहट भी थी, क्योंकि ट्रंप ने अपनी इस स्पीच में 2 से 3 बार ये बात कही है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन पाऊंगा, जबकि अमेरिका का संविधान ही ये कहता है कि 2 बार से ज़्यादा तो कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है वहाँ पे। फिर भी उनका ये बार बार कहना, तो सर वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं संविधान संशोधन की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो आ चुकी है पहले। हाँ। कि वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने को तो उनके हाथ में है, तो अगर उनके पास मेजॉरिटी है सेनेट में तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बदला जा सकता है। पर जिस समय वो 2028 में उनकी उम्र हो जाएगी मेरे हिसाब से 82, तो 82 साल की उम्र में वो री इलेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि हो गए तो तब वो 86 साल के हो जाएंगे। तो ट्रम्प साहब का तो डील डॉल भी अच्छा खासा है। तो भगवान उनको लंबी आयु दे और उनको स्वस्थ रखे। मैं हम किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहते, पर मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और अगर उन्होंने संविधान बदलने की कोशिश करी तो संविधान तो अभी दूर की बात है शालिनी, अभी तो हम मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है एक बार किसी प्रेस इंटरव्यू में कि मिड टर्म इलेक्शंस पता नहीं हो भी कि नहीं हो, यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस भी कैंसिल कर सकते हैं संविधान बदल के। संविधान में है कि मिड टर्म इलेक्शन ज़रूरी है, हो सकता है वो भी चेंज कर दें कि ना मिड टर्म इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग, देखिए जितना मर्जी वो फ्लावरी बात करते रहें कि ये सब कुछ अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं था जैसा आज है, ऐसा तो अमेरिका कभी देखा भी नहीं होगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा, आज अमेरिका फर्स्ट क्लास है, ये है वो है। 39 ट्रिलियन डॉलर का जिस इकोनॉमी के ऊपर लोन है, 130% आपकी जीडीपी का, यानी जीडीपी 30%, उधार 30 ट्रिलियन डॉलर और वो 39 ट्रिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि उसको हम बल्ले बल्ले बोलते रहें, खाली बोलते रहें, खुश होते रहे और सब लोग खड़े होकर बार बार ताली बजाते रहे। ना जाने कितनी बार उनके जो सपोर्टिंग रिपब्लिकन्स थे उन्होंने तालियां बजाई खड़े होकर, यूएसए के नारे लगाए। उनका करना बनता भी है क्योंकि उनकी पार्टी के हैं। पर हकीकत ये है शालिनी के अंदर से अमेरिकन इकॉनमी इस समय खोखली हो चुकी है और वो कह रहे हैं इतनी जॉब्स कभी किसी को नहीं मिली इतनी, तो जबकि वहाँ जो लोग मुझे बात होती है वो कहते हैं कि जॉब ही नहीं है यहाँ पर। तो आई थिंक यू कैन ओनली स्पीक बिकॉज व्हेन पीपल, और अमेरिका की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उसको हकीकत पता है। पर आप रूलर के खिलाफ तो आप ऐसे कुछ ओपनली
बोल नहीं सकते हैं खुलेआम, तो दबी आवाज़ में आवाज़ें आने लग गई हैं वहाँ पर। तो अब ये खैर हमने शुरू कर दी सोने चांदी पे, हमें क्या लेना देना। मैं फिर सोने के ऊपर सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूँ, होता रहा अमेरिका में जो हो रहा है। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब ये है कि ये सोने चांदी के लिए तो ये सब बहुत बढ़िया हो रहा है, सिर्फ सोने चांदी के लिए सब बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये सब होता रहे, सोना चांदी सेलिब्रेट करते रहे।